आज है 5 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला है मथुरा वृंदावन को 2041 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। ठीक है, इसके पहले भारत के एक और शहर ने डिक्लेयर किया था कि वो 2040 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन शहर बनेगा, वो मुंबई था। ठीक है, उसके बाद बोनालू फेस्टिवल, इसको बुदागा जंगालू कम्युनिटी मनाती है तेलंगाना में। इसमें एक ट्रेडिशन होता है पूथाराजुलू। ठीक है, उसमें वो खुद को विप करते हैं, ठीक है, कोड़े मारते हैं। बोनालू फेस्टिवल जो है ये गॉडेस महाकाली को डेडिकेटेड है, उनकी वर्शिप होती है। उसके बाद थर्ड नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, ये रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें अलग अलग देशों के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। इंडिया की जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और इसमें लंबाड़ी डांस जो बंजारा ट्राइब करती है, और एक है सिद्धि ट्राइब अफ्रीकन ओरिजिन ट्राइब है जो इंडिया में सेटल हुई थी, और मेनली ये कर्नाटका और गुजरात में इनका सेटलमेंट है। ठीक है, उसके बाद साउथ एशिया ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये 2014 में डेवलप किया गया था इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा। ठीक है, ये ड्रॉट मॉनिटरिंग के लिए था। उसके बाद रिसर्च सैटेलाइट, ये 2009 में लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा। ठीक है, सर्विलांस के लिए, हमारे जो बॉर्डर हैं उस पर सर्विलांस के लिए। रिसर्च का मतलब होता है रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक है, उसके बाद इनोवेशंस फॉर यूथ, ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है। इसमें इस बार लॉन्च किया गया जो 75 सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके ऊपर ये बुक है। उसके बाद है एबॉक क्लस्टर, ये ऐज़वाल में है, ऐज़वाल मिजोरम की राजधानी। ठीक है, ये पहला क्लस्टर हुआ है जो कंप्लीट हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के तहत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की बात करें तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जिनको ऐसा मतलब देखा जाता था पोटेंशियल है इनमें कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं या इनके थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस एरिया का हो सकता है। ठीक है, तो उनको जो अर्बन एम्यूनिटीज़ थी वो प्रोवाइड करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। इसमें 300 अर्बन क्लस्टर मतलब डेवलप करने की बात की गई थी अगले 5 सालों में, मतलब 2016 में शुरू हुआ था तो 2021 तक। ठीक है, और जो अर्बन क्लस्टर्स हैं उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं कि कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, और कितने किलोमीटर का एरिया होना चाहिए। ठीक है, ये सब था, और एक और क्राइटेरिया था कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल अलग अलग क्लस्टर्स होंगे। ठीक है, फिर है नेशनल SC/ST हब स्कीम। इसका उद्देश्य था कि जो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाए, और एक मैंडेट था कि जो CPSEs हैं, सेंट्रल PSUs हैं, उन वो जो प्रोक्योरमेंट करती हैं उसका 4% वो इन SC/ST एंटरप्रेन्योर से करें। ठीक है, उसके बाद ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स, जिसको पब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने। ठीक है, इसमें जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो टॉप पर रही है लगातार तीसरे मंथ। ठीक है, और ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आधार एक्ट 2016 के तहत बनी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में है। फिर ये दिल्ली के पोल्यूशन को समझने के लिए एक पिक्टोरियल डायग्राम है। ठीक है, इसमें बताया गया जैसे जो पराली बर्निंग होती है वो एक एस्पेक्ट है, मतलब उससे पोल्यूशन होता है। उसके अलावा जो वेहिकुलर पोल्यूशन है या डस्ट से होता है। ठीक है, प्लस वेदर कंडीशन और दिल्ली की जो लोकेशन है। ठीक है, अभी जो जैसे विंड कंडीशन है वो नॉर्थ वेस्ट से मतलब नॉर्थ वेस्टर्न है और नॉर्थ वेस्ट से नीचे आ रही है साउथ वेस्ट की तरफ, और ईस्टर्न से वेस्टर्न जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों की जो इसमें डायरेक्शन है वो दिल्ली की तरफ है। इससे जो वहाँ का पोल्यूशन है वो वहीं रह जाता है। ठीक है, कंसनट्रेट हो जाता है। प्लस जो अभी वेदर है, विंटर आ रहा है। ठीक है, विंटर पे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर ठंडा होने लगता है। तो नॉर्मल सिचुएशन क्या होता है जब समर्स होती हैं, वार्म एयर जो है ऊपर उठती है, और जो इनके साथ हवा के साथ पोल्यूशन भी ऊपर चले जाता है। ठीक है, लेकिन विंटर्स में ऐसा नहीं होता। कोल्ड एयर, उसके ऊपर वार्म एयर, फिर कोल्ड एयर, तो वो एक तरह से थर्मल इन्वर्जन का काम करता है, और वो रोक लेता है, इसको नीचे ही रहने देता है। ठीक है, दिल्ली में एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चलाया जाता है जब भी पोल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, इसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाती हैं। जैसे अगर मॉडरेट पोल्यूशन है, मतलब जहाँ पे PM2.5 जो है वो 61 to 120 होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे गार्बेज बर्निंग को बंद करते हैं। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, मैकेनाइज स्वीपिंग होती है रोड्स वगैरह की। ऐसे कई सारे काम हैं। फिर अगर इमरजेंसी है, मतलब 300 से ज़्यादा PM2.5 है, तो उसमें जो बाहर से ट्रक्स वगैरह आती हैं दिल्ली में, उनको रोक दिया जाता है। सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ जो लेके आ रही हैं उन्हीं को अलाउ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क सारे बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ऑड इवन स्कीम लागू कर दी जाती है।
और एक टास्क फोर्स ये लोग फिर मतलब डिसाइड वो बनाते हैं कि वो क्या क्या जो भी स्टेप लेने हैं वो बताएगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपने किसी भी डिक्री या ऑर्डर से कोई भी जस्टिस कर सकता है, ठीक है। इसमें दो प्रोविजंस हैं। पहले प्रोविजन में कहा गया है कि ये अपने ऑर्डर से कोई भी कंप्लीट जस्टिस कर सकता है, ठीक है। और दूसरे प्रोविजन में कहा गया है कि इसके पास तीन अलग अलग पावर हैं। पहली है कि किसी भी पर्सन को बुला सकता है वहाँ, मतलब उनकी अटेंडेंस सिक्योर कर सकता है, और किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने को कह सकता है। और तीसरी पावर है कि अपने ही कंटेम्प्ट के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर या पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। और इसमें जो आर्टिकल 142 का पहला प्रोविजन है, ठीक है, उसमें जो डूइंग कंप्लीट जस्टिस में एक कई सारी चीज़ें हैं, मतलब कई अलग अलग केसों में कुछ और भी चीज़ें निकल के आई हैं। जैसे जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो मतलब एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। ये खुद से कर सकती है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड होंगे तो ये एक तरह से जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होती है उसको हानि पहुंचेगी उससे। हाँ, इसमें ये चीज़ कही गई कि अपने निर्णय को लागू करने के लिए अगर वो एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड होगी तो ये सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दोनों के लिए ही खतरा है, जो ये दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये भी कहा गया है कि मतलब जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको ओवरराइड नहीं कर सकते इनके थ्रू, मतलब आर्टिकल 142 के थ्रू, ठीक है। जो ऑलरेडी लॉज हैं उनको या कोई इनका जो प्रोसीजर है उन्हीं को लागू कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, ये स्कीम है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने चलाया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में है। ये जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बनाया गया, ठीक है। इसमें 100 करोड़ की लागत लगाई गई है अभी बजटरी सपोर्ट से, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, अक्सर हम सुनते हैं कि इंडिया ने इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया या कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। वो होता क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली जैसे दो कंट्रीज़ हैं वो नेगोशिएट करती हैं और एक दूसरे को प्रिफरेंशियल ट्रेड टर्म्स देती हैं। जैसे कि उनको ट्रेड टैरिफ में कंसेशन देंगे। टैरिफ में कंसेशन मतलब जो हम कस्टम लगाते हैं उनके प्रोडक्ट्स पर वो कम लगाएंगे, या हो सकता है कि ना ही लगाएं, ठीक है। और इसमें एक नेगेटिव लिस्ट तैयार की जाती है जिनको इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा जाता है। मान लीजिए कि जैसे इंडिया किसी से भी जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली जो हमारे ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनको बाहर रखता है, क्योंकि हम अगर हम किसी के साथ ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें जहाँ पे वो फूड या क्रॉप वगैरह हमें इंपोर्ट कर रहा है, मतलब इंडिया में भेज रहा है, तो हमें नुकसान होगा, हमारे जो एग्रीकल्चर मार्केट है, हमारे फार्मर्स हैं उनको नुकसान होगा, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में दोनों ही एक लिस्ट तैयार करते हैं दोनों कंट्रीज़, और एक लिस्ट तैयार करती हैं कि सर्टेन प्रोडक्ट्स की कि इन पे प्रेफरेंशियल टर्म्स रहेंगे और इन पे इतना ड्यूटी या ये जो है छूट रहेगा, ठीक है। उसके बाद कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसमें जो है रेगुलेटरी एक्सपेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है कितना रेगुलेटेड है, या आप उसको कैसे मतलब ट्रीट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। फिर कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये बहुत ज़्यादा कंप्रिहेंसिव नहीं होता। इसमें सिर्फ जो ट्रेड टैरिफ और टैरिफ कोटा होती है, उनके टैरिफ कोटा का रेट होता है, उनकी बात होती है, ठीक है। इंडिया का जो कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है वो मलेशिया के साथ है। उसके बाद फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये जैसे दो ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो नेगोशिएशंस होने वाले हैं, मतलब अगर फ्यूचर में वो धीरे धीरे वो चाहते हैं कि किसी एग्रीमेंट पर आएँ, ठीक है, तो एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है। इसमें कई सारे आयाम होते हैं, कई सारे चीज़ों पर डिस्कशन होता है, और वो देखते हैं कि किस किस ट्रेड में किस किस चीज़ में ट्रेड होगा, और उसमें किस में ये लिबरलाइज कर सकते हैं, एक दूसरे को कम टैरिफ पे वो क्या कहते हैं ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया का ऐसा एग्रीमेंट एशियान और जापान के साथ है। उसके बाद अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, ये जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट या कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये सब साइन होने वाला होता है, उसके पहले जब निगोशिएशन शुरू होती है तो कुछ चीज़ों पर वो एग्री करते हैं पहले से ही, उसी को अर्ली हार्वेस्ट स्कीम कहते हैं। अभी आपने सुना होगा इंडिया और यूके के बीच में अर्ली हार्वेस्ट स्कीम शुरू की गई थी, क्योंकि इंडिया और यूके जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए निगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।